क्लास 12th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज हम कर रहे थे। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक डिटेल में सॉल्व किया था। हर एक पार्ट को मैंने इजीली एक्सप्लेन किया था। आज की इस वीडियो में पार्ट सेकंड लेके आया हूँ। इसमें सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 5 से लेकर 18 तक। सो वीडियो को अभी कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। और मैंने सभी चैप्टर करा रखे हैं जिनकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, या फिर आप प्लेलिस्ट वीडियो लिस्ट ज़रूर चेक करें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। कह रहे हैं फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। जनरल सोल्यूशन में सोल्यूशन सी के टर्म में रहता है, ठीक है, और पर्टिकुलर सोल्यूशन में हमें सी को एलिमिनेट करना होता है विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पर। ठीक, तो हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर ये 6 है, तो ऐसे लिखेंगे गिवन। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस रूट 1 माइनस की वाई स्क्वायर। देखो ये रूट ना टोटल में था तो मैंने अलग अलग कर लिया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इक्वल टू क्या है, ये 0। अब ये प्लस का है तो उधर, क्योंकि इसको सॉल्व करना है आपको, है ना, तो आपको वाई वाले टर्म एक तरफ लेने होंगे, एक्स वाले टर्म एक तरफ लेने होंगे। ये तो क्वेश्चन का लॉजिक है। ये प्लस के अंदर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल करना है, मतलब वाई वाले टर्म एक तरफ, एक्स वाले टर्म एक तरफ। ये मल्टीप्लाई में रखे क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अरे भाई ये तो वाई है, ठीक है, ये वाई है, और यहाँ पे आ जाएगा ये चीज़, ये मल्टीप्लाई में, और ये तो ऑलरेडी डिवाइड में है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब डी है, डी को हटाने के लिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए डी फॉर डेरिवेटिव हटाने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इधर भी लग गया। अब आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, ये चैप्टर आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको इंटीग्रेशन आता होगा। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता, स्टार्टिंग के पोर्शन तो आप आराम से कर लोगे, जो मेन सोल्यूशन वाला पार्ट है वहाँ पे आके अटक जाओगे। तो अटकना नहीं है, उसके लिए आपको पहले इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा। और 9th चैप्टर में मैं 7 चैप्टर तो सिखा नहीं सकता, क्योंकि 7 चैप्टर पढ़ के आए हैं, 8 चैप्टर पढ़ के तभी 9 चैप्टर आया है। अगर आपको 7 चैप्टर नहीं आता तो 9 चैप्टर देखो ही मत, पहले उसको सीखो, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये बेसिक है मैथमेटिक्स के। फ्यूचर में अगर आप मैथमेटिक्स लेके आगे बढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला बन गया डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। तो ये फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का फार्मूला होता है ये, ठीक है, 1 अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ए की जगह पे देखो 1 है, तो ये इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ओनली वाई, और ये आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। वेरिएबल यहाँ पर एक्स है। इंटीग्रल हो गया, सी ऐड कर दो, ठीक है, इंटीग्रल हो गया, यहाँ पर क्या ऐड कर दो, सी ऐड कर दो, ये चीज़ हो गई। अब यहीं पे भी छोड़ सकते हो आंसर, यानी इसको उठाकर इस तरफ लाओ, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू सी। ये हमारा आ गया जनरल सोल्यूशन। इतना इजी था। इजी तब होगा जब आपको इंटीग्रेशन पता होंगे और डिफरेंशियल को कैसे सॉल्व करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना आना चाहिए, ठीक है। उसी हिसाब से आप पता कर पाएंगे कि भाई ये लीनियर इक्वेशन है या फिर होमोजीनियस है या नॉर्मल वेरिएबल सेपरेबल से ही हो जा रहा है। तो वो पहचान करना भी बहुत ज़रूरी है, और वो आप तभी कर पाएंगे जब आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी क्वेश्चंस की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जो जनरल सोल्यूशन वो ये होगा, ये शो करना ही करना है, वेयर ए इज़ अ पैरामीटर। अब जब इसने बोल दिया है कि इसका सोल्यूशन ये होगा, आंसर आपको आपके सामने दिख रहा है। अब शो दैट वाले प्रॉब्लम में ये है कि आपको चाहे आप जैसे भी सॉल्व करो, ठीक है, आपको यही आंसर ला के ही दिखाना है। अगर इसके अलावा कुछ और लाते हो, इधर का उधर भी होता है, लास्ट में अगर ये नहीं आया तो उसे गलत ही माना जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ला के ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, हमारे पास क्या है, लिखेंगे गिवन
डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है वो लिख लीजिए, dy/dx प्लस ऊपर में वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन, नीचे है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन इक्वस टू ज़ीरो। फिर से वही लॉजिक, क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल करना है। प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा dy अब चाहो इसको उठा के इस तरफ ले आओ, नेगेटिव के इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, देखो ये भी चीज़ वही है, ये भी चीज़ वही है, बस वेरिएबल का फ़र्क है। ठीक है, अब इसको आपको पता है वेरिएबल सेपरेबल कर दिया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हमें इंटीग्रेटिंग करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला जो एक्सरसाइज आपने पढ़ी है 7.4 आई थिंक, या 7.4 ही होगा, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं और फिर फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला dx अपॉन, या फिर रूट में जो होते हैं वो वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। सो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए देखो मैं एक को बना के दिखाता हूँ। वैसे तो आना ही चाहिए क्योंकि आप क्लास 10th से सीखते आ रहे हो ये चीज़। ऐसे लिखोगे, ये परफेक्ट स्क्वायर है y, तो ये है y का स्क्वायर, ये y प्लस वन। ठीक है, एक्चुअली हमारे पास a के प्लेस पे है y, या तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएगा या फिर a माइनस बी का बनाएगा। सारे साइन प्लस के हैं तो ये प्लस का ही बनाएगा। और ये वाला जो टर्म होता है ना वो होता है 2ab का। ठीक है, तो 2ab के प्लेस पे हमारा y है, हमें b फाइंड करना होता है। 2a हमारा y है, y से y कैंसिल, सॉरी y से y कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो हमें क्या करना होता है, b स्क्वायर को एक बार यहाँ ऐड करना होता है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना होता है। 1/2 के स्क्वायर को एक बार ऐड करो और एक बार सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, सो ये वाला पार्ट बनाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि सारे टर्म प्लस के हैं। a हमारा y था और b हमारा 1/2 था। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा, और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस के 1/4, और इसको सॉल्व करोगे 3/4 आ जाएगा। और 3/4 को हम लिख सकते हैं ऐसे, और ये चीज़ और थोड़ा ढंग से लिखोगे तो ये √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये टर्म ये x की तरह बिहेव करेगा, ये टर्म a की तरह बिहेव करेगा, यानी कि फॉर्मूला बनेगा x² प्लस a²। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ रख दोगे, इंटीग्रेशन सिंबल लगाऊं, ये क्या बनाता है y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। सेम चीज़ ये भी होगी क्योंकि वेरिएबल का बस फ़र्क है, बाकी चीज़ें वही हैं। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो इधर c भी ऐड कर देना। अभी फ़िलहाल 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताइए? नहीं है। फॉर्मूला आपको पता होगा, फॉर्मूला पता होना चाहिए, dx अपॉन x² प्लस a² वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, है कि नहीं? यही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1/2a, सॉरी अभी फॉर्मूला क्या होता है इसका, होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, सबसे पॉपुलर फार्मूला इंटीग्रेशन में आप पढ़ते हो, इसका यूज़ यहाँ कर दो। बस x के प्लेस पे ये चीज़ है और a के प्लेस पे ये है, ये ध्यान रखो। फॉर्मूले में अप्लाई करो तो आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट मैं कर भी दे रहा हूँ। सॉल्यूशन 2/√3 tan इनवर्स y प्लस 1/2 अपॉन √3/2। सिमिलरली यहाँ भी आ जाएगा 2/√3 tan इनवर्स x प्लस 1/2 √3/2। इंटीग्रेशन ख़त्म, इस तरफ से ऐड कर दिया। ठीक है।
ठीक है, दोनों टर्म में से क्या है 2/√3 कॉमन हो जाएगा। 2/√3 कैसा है 1/a होगा ना, और a क्या है √3/2 है, तो 2 ऊपर आ जाएगा, वहाँ से आया है। कॉमन निकालो, अंदर क्या है tan इनवर्स। अब ये चीज़ देखो भाई, इसको भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2y+1, 2y+1 तो श्योर आएगा ही आएगा, और अपॉन में 2, इसके अपॉन में 2 वो कैंसिल आउट, सिर्फ √3 बचेगा। थोड़ी बहुत फास्ट कैलकुलेशन आपको आनी भी चाहिए इस स्टेज पे आके। आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, आप बच्चे तो रहे नहीं अभी, है ना। कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी भी चाहिए अगर आपको टाइम का सदुपयोग करना है तो। अब ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, ये x के प्लेस पे, ये y के प्लेस पे। क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये तो बनता है फॉर्मूला। ये x के प्लेस पे, ये y के प्लेस पे है, तो x प्लस वाई, ये x है, ये y है, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 2y+1 2x+1 √3 3। यहाँ पर सी। बताइए किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब भैया आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन सॉल्व tan इनवर्स, इसको सॉल्व करो, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, नहीं मल्टीप्लाई भी नहीं करना है क्योंकि √3 दोनों में है, तो ये आ जाएगा। इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 2y 1 प्लस की 2 अपॉन में क्या जाएगा √3। अब देखो ये यहाँ पे आएगा 3, ठीक है, 3 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 3, माइनस इधर मल्टीप्लाई करोगे 2x 2y 4xy, फिर 2 1 जा 2y माइनस के, फिर माइनस के 2x 1 1 जा 1 माइनस के 1 अपॉन में 3। सॉल्यूशन ही कर रहे हैं, इसमें कुछ घबराने वाली बात तो है नहीं, ठीक है ना भाई। अब देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 2x प्लस 2y प्लस 2, यहाँ √3 है, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा √3, और ये कहाँ जाता है ऊपर, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, 2x माइनस के 2y माइनस के 4xy, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये इधर है मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, सो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस 2y प्लस 2 √3 अपॉन 2 चाहो तो कॉमन ले लो, 1 माइनस के x माइनस के y माइनस के 2xy इजिकल्स टू 2√3c। अरे सॉरी, ये मल्टीप्लाई में था ना, डिवाइड में हो जाएगा, सॉरी, तो √3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अब हमसे और एक स्टेप ऊपर कर ही लेना चाहिए था। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन है, ध्यान से देखो ना, कॉमन है कि नहीं, 2 कॉमन है सब में से, 2 भी कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 1, नीचे यहाँ 2 कॉमन, यहाँ से 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस के 2xy, 2 से 2 कैंसिल, और इधर क्या हमारा √3/2c, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन ही है बस, थोड़ा लेंथी होता है सॉल्यूशन, ये तुम्हें समझा के बता रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, वरना हम कर रहे होते तो कब का हो गया होता ये चीज़। तो ये देखो tan इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा, 10 में हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1, ठीक है, और ये चीज़ बचेगी, इधर क्या मल्टीप्लाई में 3 है, और नीचे क्या है देखिए 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस के 2xy,
जो सोल्यूशन लाना है उस पर भी हमारी नज़र होनी चाहिए, पहले ही बता रहा हूँ। 10 इनवर्स इधर के क्या हो जाएगा 10, 10 हाँ 10 इधर आके क्या हो जाएगा 10 इनवर्स इधर का 10 हो जाएगा 10√3/2c। अब जो प्रूफ करना है उस पर भी नज़र मार लो, ठीक है ना, उस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे को x + y + 1 चाहिए, ठीक है, सब आ रहा है। अच्छा पैरामीटर बोलना है ना। अब इस √3 को भी मैं इधर ले आऊँगा क्योंकि ये मेरे को सॉल्यूशन में नहीं चाहिए। जो चाहिए बस उसी को रखो, बाकी सबको लेट करके पैरामीटर मान लेंगे a, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और यह है 10√3/2c। अब इस पूरी चीज़ को मैं क्या मान लूँगा एट, लेट a, क्या है मेरे पास, ये चीज़ है वेयर a इज़ अ पैरामीटर, ठीक है। तो ये a की जगह पर आ गया। ये a है, ये डिवाइड में जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। वेयर a इज़ अ पैरामीटर, यही आपको सॉल्व करना था, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में भी, डन, ठीक है। बस प्रोसीजर को फॉलो करो, सिंपल होता है कैलकुलस। कैलकुलस में तो थोड़ा कैलकुलेशन करो, नंबर मिलेगा, इसीलिए तो बोला गया इसको कैलकुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 8वां, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस। देखो जो कर्व है इस पॉइंट से जा रहा है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय दिस। अब जब कंडीशन दे रखा है तो जब भी कंडीशन देगा तो आपको क्या निकालना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। पहले क्या हो रहा था, बोल दिया था पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालो। अब इसमें बोला जब नहीं है तो यानी कि पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, बोले चाहे ना बोले, क्योंकि कंडीशन दे रखा है इस पॉइंट से पास हो रहा है, यानी x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो y के प्लेस पे हमें क्या रखना पड़ेगा π/4, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वें पे आ जाओ। ऐसे लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या है पहले लिख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, sin x इंटू cos y dx प्लस cos x इंटू sin y dy इक्वल टू 0। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ पहले क्या करना होता है, वेरिएबल सेपरेबल, मतलब x वाला टर्म एक जगह आ जाए, y वाला टर्म एक जगह आ जाए। तो दो तरीके हैं, या तो प्लस वाला उधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा, फिर x वाले एक तरफ लाओ, y वाले एक तरफ लाओ, वो तो है। मैं क्या करूँगा इसमें, cos y cos x से डिवाइड कर दूंगा सब में। मेरे को यहाँ से y नहीं चाहिए और यहाँ से मेरे को s नहीं, x वाला टर्म नहीं चाहिए, तो जो नहीं चाहिए उन दोनों की मल्टीप्लाई करके दोनों में डिवाइड कर दूँ, दोनों तरफ। तो क्या लिखूँगा, डिवाइडिंग cos y इंटू cos x इन बोथ साइड, ठीक है। सो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है। सम 0/समथिंग तो 0 ही होता है, वो डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ से देखो ये कटा, यहाँ से ये कटा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan x dx, यहाँ से आ जाएगा साइन अपॉन कॉस y tan y dy। हो गया वेरिएबल सेपरेबल, x का टर्म x की तरफ, y का टर्म y की तरफ। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर भी इंटीग्रेशन लग जाएगा, इधर भी इंटीग्रेशन लग जाएगा। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x। tan y का क्या होता है, log sec y। इधर भी log में इधर भी log है तो इसमें भी क्या लगाओ, log c, ठीक है। इधर भी लगा दिया log c। आपको पता है log m प्लस log n,
log m इंटू एन होता है, यानी कि sec x इंटू क्या हो जाएगा sec y। इधर भी लॉग है इधर भी लॉग है, एक्सपोनेंशियल ले लोगे दोनों तरफ, यानी कि एंटी लॉग लोगे दोनों तरफ, तो लॉग से लॉग हट जाएगा, क्या जाएगा sec x इंटू sec y इक्वल टू c। ठीक है, ये मेरा जनरल सोल्यूशन आया। अभी पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है क्योंकि कंडीशन दे रखा था, सिंस इट इज पासिंग थ्रू 0,π/4, यानी कि आपको x के प्लेस पे 0 रखना है और y के प्लेस पे π/4 रखना है। इट इम्प्लाइज तो sec 0 इंटू sec π/4 इक्वल टू c। ठीक है, sec 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, और sec π/4 सॉरी, तो हमें sec π/4 निकालना है। sec π/4 मतलब cos π/4, ठीक है, cos π/4 का रेसिप्रोकल 1/√2, तो सिर्फ √2 आ जाएगा। तो c की वैल्यू क्या आ गई, ओनली √2। अब c की वैल्यू को क्या करो, यहाँ से उठाकर यहाँ रख दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम e, तो आंसर आ जाएगा sec x इंटू sec y इक्वल टू √2। ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन आंसर आ जाएगा, प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है आपका। ठीक है, ये हमारे क्या था, जनरल सोल्यूशन। कंडीशन जब दे रखा होगा तो आपको एलिमिनेट करना ही है इसी को, अगर नहीं करते हो तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। कंडीशन क्या है, y की जगह पर 1 रखना है और x की जगह पर 0 रखना है। ठीक है, कंडीशन वाले प्रॉब्लम में ही आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन आता है, ऐसे नहीं निकाल सकते हम। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास, 1 प्लस e⁻²x dy, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर 1 + y² e⁻x dx इक्वल टू 0। देखो, मुझे इसमें से यहाँ से ये नहीं चाहिए और मुझे इसमें से यहाँ से ये नहीं चाहिए, तो यानी कि मतलब जो नहीं चाहिए उन दोनों की मल्टीप्लाई करके दोनों में डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, तो कह रहे डिवाइडिंग 1 इंटू 1 + y² इन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ में डिवाइड करो। और साथ ही साथ मैं इंटीग्रेशन भी कर रहा हूँ। ठीक है, एक ही स्टेप में हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो यहाँ से क्या बचा, dy 1 का स्क्वायर y का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे। और यहाँ से क्या आ गया, e⁻x dx, और ये 1 का स्क्वायर e⁻x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना, e⁻2x को ऐसे लिख सकता हूँ। फॉर्मूला है ये, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y इंटीग्रेशन, और इसको लेट करने से ये पूरा पूरा मिल रहा है। ठीक है ना, अगर इसको लेट करो, लेट t इक्वल टू e⁻x, तो dt क्या हो जाएगा, e⁻x dx, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, dt अपॉन 1² + t²। दोनों तरफ इंटीग्रेशन हो गया तो c लगा दो, tan इनवर्स y, तो ये भी फार्मूला बन गया tan इनवर्स t का, क्योंकि a हमारा 1 है। ठीक, तो t की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, e⁻x, तो tan इनवर्स e⁻x c। तो ये मेरा जनरल सोल्यूशन आ गया, इक्वेशन नंबर ए है ये। अब कंडीशन जो दे रखी है वो लगा दो,
ठीक है। कंडीशन क्या बोला था क्वेश्चन में, y की वैल्यू आपको 1 तब लेनी है व्हेन x इक्वल टू क्या हो 0। रखो y के प्लेस पे 1 और x के प्लेस पे 0। tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 4। tan इनवर्स e की पावर 0 का मतलब 1, पाई बाई 4। tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 2 पाई बाई 4। तो c की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 2। ठीक है, c की वैल्यू आपको उठा के कहाँ रख देना है, इस इक्वेशन में। यहाँ पर आपको आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 आंसर। ठीक है, आराम से बन जाएगा इजीली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 10वां है। वैसे ही प्रॉब्लम में कह रहे सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। और ऐसा मैंने जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे तब भी मैंने आपको हिंट दिया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको किस तरीके से टैकल करना होता है चीज़ों को। और ये क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है देखो, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या दे रखा है। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन उसे मैं देख के लिख ले रहा हूँ एनसीईआरटी से। y की पावर ये यहाँ है dx अपॉन dy इक्वल्स टू है यहाँ पर x e की पावर x अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ है देखो हमारे पास। ओके, इस क्वेश्चन को करने के ना तरीके हैं, लेकिन अगर आप इन्होंने क्वेश्चन में ट्रिक और टिप्स पहले ही क्वेश्चन में ही गिवन है। देखो x अपॉन वाई है, यहाँ डी एक्स अपॉन डी वाई है। जब भी x अपॉन वाई होगा ना समथिंग करके, तो आपको या तो आप इसे लीनियर बनाओ, ये होमोजेनियस देखो कुछ है, होमोजेनियस तो नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पावर डिग्री 2 है, इधर पावर 1 है, तो होमोजेनियस तो नहीं बनेगा, वो लॉजिक तो भूल जाओ। अब मैं क्या करूँगा देखो, इसमें क्या कर सकता हूँ, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ये e की पावर x अपॉन वाई है। ठीक है, ये प्लस का इधर के माइनस का होगा और दोनों में से e की पावर x अपॉन वाई क्या जाएगा कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा y डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस क्यू 1। ठीक है, और इधर वाई स्क्वायर बचेगा, इधर अपॉन में आके ये 1 ऐसा हो जाएगा। सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज लाइक दिस, लिख सकते हैं। अब देखो हमें दिक्कत कर रही e की पावर में जो है x अपॉन वाई, और जो हमेशा पावर में दिक्कत करना है ना, उसी को मानने से लगभग हर टाइम 90% क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैं वही भी यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ। लेट t इजकल्स टू सिर्फ x अपॉन वाई को ही लेट करना, x अपॉन वाई को मैंने क्या लेट कर लिया, t लेट कर लिया। ठीक है, और यहाँ डी एक्स अपॉन डी वाई है, y मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर, तो मुझे y के करस्पॉन्डिंग इसको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। ठीक है, x मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। अब इसमें क्या लगेगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगा दो, डिनोमिनेटर वैसे का वैसे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। ठीक है, फिर न्यूमरेटर वैसे का वैसे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा अपॉन y का स्क्वायर। अब मज़े की बात क्या है देखो, ये चीज़ पूरा मौजूद है यहाँ पर, है ना, ये चीज़ पूरी मौजूद है यहाँ पर। क्लियर, तो और देखो उसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, इसके जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, देखो e है और इसके जब हमने अपने इसको t माना तो ये तो आ जाएगा e की पावर t, और इसके जगह पर क्या आ जाएगा डी टी अपॉन डी वाई, और इधर क्या है 1। ठीक है, सही कर रहे हैं ना हम, कहीं गड़बड़ तो नहीं की। हाँ ना, गड़बड़ तो नहीं है। अब डी वाई इधर आ जाएगा, देखो e की पावर t डी टी, यहाँ से आ जाएगा डी वाई। एक्चुअली e की पावर x अपॉन वाई को भी लेट कर लेते तो भी हो जाता है ना, चलो कोई नहीं, अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होगा, डी वाई का क्या हो जाएगा y, इंटीग्रेशन खत्म, c ऐड कर दो। ठीक है, तो t की जो आपने पुट की थी वो वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू आपने x अपॉन वाई में पुट की थी, जो वाई ये c, ये आपका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, क्योंकि जिस वेरिएबल में हमें क्वेश्चन गिवन होता है ना, उन्हीं में ही हमको आंसर छोड़ना होता है। आप टी की फॉर्म में आंसर नहीं छोड़ते, टी आपने खुद से कंसिडर किया था एक नया वेरिएबल। ठीक है, तो उसे हटाना भी होता है एंड में। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, वो भी वैसे ही है।
कह रहा है फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और y की वैल्यू आपको -1 रखनी है और x की वैल्यू 0 रखनी है। और इस क्वेश्चन में आपको हिंट भी दे रखा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, हिंट भी दे रखा है। तो अगर आपको क्वेश्चन जो आएगा ना एग्जाम में, उस पर तो हिंट नहीं देगा ना, उसमें तो आपको लॉजिक ही लगानी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट ही फॉलो करने पड़ेंगे। तो हिंट को तो फिलहाल के लिए भूल जाओ, ठीक है। तो गिवन प्रॉब्लम क्या है लिख लेते हैं हम। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, हाथ भी मेरे एकदम सुन्न पड़ रहे हैं, ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, इतनी मेहनत से बना रहा हूँ। फिर यहाँ है dx प्लस dy, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। मिसलिनियस जो एक्सरसाइज होती है वो आमतौर पर इम्पॉर्टेंट ही होती है। और यहाँ है dx dy, यहाँ पे आपको एक सिमेट्री दिख रही होगी, ठीक है। अगर आप x इससे अंदर मल्टीप्लाई कर लेना तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर dx अंदर मल्टीप्लाई करो और एक dx वाला टर्म कॉमन निकाल लो ना, तो यहाँ से जब dx कॉमन निकालोगे अंदर आएगा x, यहाँ आएगा y, यहाँ आ जाएगा -1। और इधर से जब dy कॉमन निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ से x -y, और इधर आके ये क्या होगा +1, इस तरह बचेगा 0, ठीक हो गया। तो आपको सिमेट्री दिखी यहाँ से, यहाँ पर भी वही है। तो इस वजह से x -y को आपको क्या मानना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा। एक नया वेरिएबल t मान लेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखो dx dy है, सो आपकी मर्ज़ी है इसे आप किस फॉर्म में बनाना चाहोगे, ठीक है। x -y को t मानने से पहले इसको ना डिफरेंशियल इक्वेशन पहले बना लेते हैं, नहीं तो फिर सही नहीं, लॉजिक नहीं लगा पाओगे आप, है ना। तो देखो यहाँ से जब आप dy/dx बनाओगे ना, dy/dx, तो क्या आ जाएगा, ये प्लस का उधर जाके माइनस, तो ये चीज़ आ जाएगा -x - -ky -k1, और ये आ जाएगा नीचे, ये हो जाएगा आपका x -1 + y, ठीक है। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। और x -y को t मानना पड़ेगा, इधर dy/dx है, तो x के रिस्पेक्ट में क्या कर दोगे, डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy/dx, यानी कि dy/dx की जगह हम लिख सकते हैं dt/dx। ये उधर चला गया और ये आ गया इधर, ठीक है, ये हो जाएगा ये माइनस का, ये माइनस है और ये +1, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आपको इस इक्वेशन में रखनी पड़ेगी। सो फ्रॉम फर्स्ट, अब इन वैल्यूज़ को क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में रखना है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी, 1 - dt/dx, dy/dx की जगह पर रखा, और यहाँ से हो जाएगी -kt -k1 + kt -1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो देखो dt/dx, ये नेगेटिव का इधर आके पॉजिटिव का हो गया, और ये नेगेटिव का इस तरफ आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का, ठीक है। सॉल्व करेंगे t + 1 t -1 t +1, यानी कि आ जाएगा 2t/t + 1। वेरिएबल सेपरेबल करोगे तो ये आ जाएगा t + 1/2t dt, और ये आ जाएगा dx। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप चाहो तो t को इधर और 2 को उधर ले जाओ, तो यहाँ से t + 1t dt, और इधर हो जाएगा 2x। अब इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ, अलग अलग ले लो, t/t ओनली dt आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 1/t dt, 2 बाहर dx, dt का इंटीग्रेशन t, यहाँ से 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t 2, और dx का इंटीग्रेशन होता है x + c। ये फटाक से मैं फटाफट इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि हमें मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को इंटीग्रेशन आता है। मैं बार बार वही एक चीज़ बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन आनी चाहिए। अब t की वैल्यू प्लस पुट कर दो यहाँ पर, x - y, जो आपने लेट किया था ना t को, वो रख दिया हमने, तो ये हमें हमारा आंसर दे देगा, सॉरी ये अभी हमें जनरल सोल्यूशन देगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या बोला था, कंडीशन क्या दे रखा था हमें क्वेश्चन में, व्हेन x = 0 लोगे, कब, जब y की वैल्यू -1 रखोगे, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ रखो,
0 प्लस 1 लॉग 0 माइनस माइनस प्लस के 1 2 इंटू 0 प्लस सी। तो देखो यहाँ से तो 1 आएगा, लॉग 1 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब सी की वैल्यू आपको कहाँ रखनी पड़ेगी, ए में। सो फ्रॉम ए एक्स माइनस वाई लॉग एक्स माइनस के वाई 2x प्लस 1, ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कहीं पर भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो आप तुरंत क्या करो, वीडियो को पॉज करके वीडियो को बैक करके एक बार ज़रूर देख लिया करो, आपकी सारी दुविधा दूर हो जाएगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप क्वेश्चंस को देखो तो फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं कंटिन्यूस करे जा रहा हूँ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और कोई सा भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, देखिए e की पावर माइनस के 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस के वाई अपॉन रूट एक्स, ब्रैकेट के बाहर क्या है डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 1। और रिस्ट्रिक्शन में बोला है कि x की वैल्यू 0 नहीं लेनी है, क्योंकि जैसे ही आप 0 लोगे तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये होगा कि उस रिस्ट्रिक्शन को अगर फॉलो नहीं करोगे तो ये फंक्शन आपका डिफाइन नहीं करेगा, और जब कोई फंक्शन कोई प्रॉब्लम में डिफाइन नहीं होगी तो उसका सोल्यूशन कहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, सो देखिए दिस कैन बी रिटन एज, ये इधर आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, ये नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव का, और इसको इधर रखा। अब देख के बता पा रहे हैं ये कैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इट इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में, जहाँ पी और क्यू या तो एक्स के फंक्शन होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे। सो कंपेयर करेंगे तो पी के प्लेस पे क्या है, देखो 1 बाई रूट एक्स, और क्यू के प्लेस पे ए की पावर रूट 2x अपॉन ये। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन कराना सिखाया था मैंने। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है ए की पावर में पी डी एक्स। डी एक्स क्यों, क्योंकि यहाँ डी एक्स है इसलिए। ठीक है, फॉर्मूला में रखो वैल्यू, हाँ पी की वैल्यू हमारे पास क्या है रूट एक्स ऊपर जाके ये हो जाएगी, रूट का मतलब पावर में हाफ, ऊपर जाके नेगेटिव हाफ हो जाएगी, तो यह आ जाएगा ए की पावर में x माइनस प्लस 1 माइनस प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए की पावर रूट एक्स, हाफ बचेगा प्लस का हाफ बचेगा, प्लस का हाफ बचेगा, ये हो जाएगा। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो ये आ गया ए की पावर 2 रूट एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो इट्स सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा वो देख लेते हैं। सोल्यूशन के लिए आपको फॉर्मूला बताओ क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब क्योंकि y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल ना, तो y के लिए सोल्यूशन निकलेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ए की पावर 2 रूट एक्स रख दो, q हमारा क्या है ए की पावर माइनस के 2 रूट एक्स बाई रूट एक्स, और ये है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ए की पावर 2 रूट एक्स डी एक्स प्लस सी। देखो ये माइनस का ये प्लस का ई है, ऐड होकर की पावर 0 हो जाएगा, उसकी वैल्यू होती है 1। रूट एक्स ऊपर चला जाएगा, यानी एक्स की पावर माइनस हाफ, और ये एक्स की पावर एन के फॉर्म में आ गया, यानी कि n प्लस 1 n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से आ गया एक्स की पावर हाफ, तो यह आ जाएगा 2 रूट एक्स, हाफ का मतलब रूट सी, और इधर क्या अपन के पास वाई ए की पावर 2 रूट एक्स। यही हमारा जनरल सोल्यूशन होगा, क्योंकि कंडीशन और कुछ दिया नहीं है, यही रिस्ट्रिक्शन में उसमें कुछ फॉलो नहीं करना है, तो ये चीज़ है हमारे पास, और यही हमारा क्या होगा जनरल सोल्यूशन, यही हमारा आंसर आ जाएगा। मस्त क्वेश्चन था, आराम से हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दैट y इक्वल टू 0 x इक्वल टू π/2। ईजी प्रॉब्लम है एकदम, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आसान है एकदम। तो गिवन क्या है, dy/dx, ऐसे लिखना गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। y cot x कैसा इक्वेशन है आपको देख के पता लग गया होगा। इस इक्वेशन इसे कंपेयर करो, ये कैसा इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सिंस इट इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस टाइप, जहाँ पर p और जो q होने चाहिए वो फंक्शन होने चाहिए या तो कांस्टेंट के या फिर वेरिएबल x के। तो यहाँ पर मेरे पास p के प्लेस पे क्या है cot x और q के प्लेस पे क्या है x cosec x, है कि नहीं भाई। ठीक है, अब हमें निकालना होता है नेक्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसका फॉर्मूला होता है e⁻p/dx। p हमारे पास है cot x dx। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, है ना। अब cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x। और आपको फॉर्मूला पता होगा e की पावर में अगर log x होता है तो वो किसके इक्वल होता है, x के इक्वल। तो यहाँ x के प्लेस पे क्या है sin x, यानी हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है sin x। सो इट्स सोल्यूशन, या फिर सो इट्स जनरल सोल्यूशन। फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c आपका होता है इंटीग्रल कांस्टेंट। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है sin x, q हमारे पास क्या है x cosec x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे पास sin x, ठीक है। प्लस आपको पता है sin x इंटू cosec x क्या होता है 1, है ना। छोटी क्लास से पढ़ के आ रहे हो, क्लास 10th से पढ़ा है आपने ट्रिग्नोमेट्री में। और x की पावर 1 है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा x²/2। ये हमारा क्या है जनरल सोल्यूशन। ठीक, ये हमें क्या दे देगा, जनरल सोल्यूशन दे देगा। यहाँ पर फॉर्मूला किसका लगाया मैंने, x की पावर n का इंटीग्रेशन वाला, और यहाँ 1 n के प्लस 1 था। ये सब तो बेसिक चीज़ें पता ही होंगी। अब आ जाते हैं कंडीशन में। नाउ क्या बोला था, व्हेन y इक्वल टू 0 तब लेंगे जब x की वैल्यू कितनी है π/2 है। तो y के प्लेस पे 0 इंटू साइन π/2, सॉरी, और x की जगह पे क्या रखना है π/2 होल स्क्वायर/2 c। 0 इंटू समथिंग 0, यहाँ से आ जाएगा π², 4 2 ज़ा 8। तो c की वैल्यू आ जाएगी π²/8 नेगेटिव का। अब इस c की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे इक्वेशन नंबर a में, हमें हमारा आंसर आ जाएगा फ्रॉम a। तो आ जाएगा y sin x इक्वल टू x²/2 माइनस के π²/8। ये क्या होगा हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x+1 ये गिवन बाई y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0। सेम वही प्रॉब्लम है, उसी टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है। पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 13 लिख दिया मैंने। हमें गिवन क्या है x+1 dy/dx 2 e⁻−ky 1, ठीक है। ये चीज़ है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है नहीं। तो हमारा टारगेट क्या होगा, वेरिएबल सेपरेबल करो, क्योंकि ये होमोजेनियस भी नहीं है। तो जब इसको प्रॉपर लिखोगे ना इधर का उधर करके, वेरिएबल सेपरेबल जब आप कर लोगे तो ये मिलेगा आपको, y वाले टर्म एक तरफ, x वाले टर्म एक तरफ। इसको जब वेरिएबल सेपरेबल करोगे आप, ठीक है। अब देखो
ये चीज़ हो गई। अब हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद इंटीग्रेशन भी कर दिया। अब देखो ए की पावर प्लस का वाई है, ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। अब ए की पावर प्लस का वाई नहीं, नेगेटिव का वाई है। अब हमारे पास हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन देख लेते एक बार। ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। इसको जब थोड़ा रिड्यूस करोगे ना तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगा। यहाँ पर प्लस के वाई है। देखो ए की पावर वाई का डेरिवेटिव ए की पावर वाई होता है ना। लेट 2 माइनस ए की पावर वाई इक्वल टू टी, तो डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, डी टी अपॉन डी वाई। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का तो 0, ए की पावर वाई का ए की पावर वाई, तो ए की पावर वाई डी वाई क्या आ जाएगा, माइनस की डी टी। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस की डी टी अपॉन टी, और यहाँ से देखो क्या, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ नहीं करना है, तो आप सोल्यूशन अपने हिसाब से निकाल सकते हो। जिन क्वेश्चन में प्रूफ करके लाके आंसर दिखाना होता है ना, उसमें एकदम सिस्टमेटिक वे में चलना होता है। इसमें जस्ट आंसर लाने के लिए बोला है, तो आंसर इसके तो इंटीग्रेशन के डिफरेंट डिफरेंट भी आ सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट अप्रोच के साथ। तो ये आ जाएगा माइनस के लॉग टी, ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1। लीनियर इक्वेशन है, एक्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इंटीग्रल कांस्टेंट भी आप लॉग सी ले रहे हैं, क्योंकि सारे लॉग लॉग में आए। टी की वैल्यू पुटअप करो। हाँ, टी की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, 2 माइनस ए की पावर वाई, ठीक है। और इधर क्या है, लॉग एम प्लस एन क्या होता है, लॉग ये चीज़, ठीक है। ये नेगेटिव हम यहाँ ले लेंगे, लॉग एम की पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम। नेगेटिव का मतलब है इनटू में -1, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ क्या है, एक्स प्लस 1 इंटू सी। इधर भी लॉग है, इधर भी लॉग है। एक्सपोनेंशियल लोगे तो लॉग से लॉग हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 ए की पावर वाई की पावर इनवर्स, यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू सी, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शन जो दे रखा है उसको फॉलो करो। ये जनरल सोल्यूशन तो हमें मिल गया। रिस्ट्रिक्शन फॉलो करते हैं। व्हेन क्वेश्चन में बोला था एक्स इक्वल टू 0 लेना है और वाई इक्वल टू भी 0 लेना है। ले लो, यहाँ पर रखो। ठीक है, किसी की पावर 0 हो तो 1 होता है, और 1 की पावर कुछ भी करो, यहाँ से तो c आएगा 0 + 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब c की वैल्यू आपको उठा के कहाँ रखनी है, इक्वेशन नंबर 1 में। आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चाहो तो आप थोड़ा और भी सॉल्व कर सकते हो, बट इतना इनफ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने किया था पहले, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन भी करके आए। इनमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमने ना किया हो पहले, ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है जो हमने ना किया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहे हैं द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेस कंटिन्यूसली। कह रहे हैं किसी गांव की जो पॉपुलेशन वो लगातार बढ़ रही है एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स प्रेजेंट एट एनी टाइम, ठीक है। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाज 20,000 इन 1999 एंड 25,000 इन ईयर 2004 में इतना था है, और 1999 में इतना था। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इन 2009। तो 2009 में कितनी पॉपुलेशन होगी वो हमें बताना है। मतलब जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो टाइम के अकॉर्डिंग ही बढ़ रही है, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, उसका जो रेट ऑफ चेंज हमें दे रखा है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल बोला है क्वेश्चन में। मतलब जितनी गांव की जनसंख्या है उसका जो रेट ऑफ चेंज है उसके प्रोपोर्शनल है, ये बोला है क्वेश्चन ने। मस्त क्वेश्चन है और बहुत इजी है, उतना हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 लेट कर लेते हैं। लेट एनी टाइम टी पॉपुलेशन ऑफ विलेज, द
पॉपुलेशन ऑफ विलेज विल बी इक्वल टू वाई। हमने ये बोल दिया कि किसी टाइम टी में गांव की जो पॉपुलेशन है वो वाई है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, इसका जो रेट ऑफ चेंज है, ठीक है, उस पॉपुलेशन का डी वाई अपॉन डी टी वो प्रोपोर्शनल है उसी की संख्या पर। यहाँ लिखा है ना, ये देखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स प्रेजेंट एट एनी टाइम। ठीक है, सो आपको पता है जब कांस्टेंट जब ये जो प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, इक्वल लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। वो कांस्टेंट हमने मान लिया के है, कि अननोन है, हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, डी टी अभी क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ तो वाई आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, डी वाई डी टी मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा के वाई डी टी। वेरिएबल से प्रिपेयर करो, वाई को इस तरफ लाओ। ठीक है, ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना पड़ता है, वेरिएबल से प्रिपेयर करने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन, डी वाई अपॉन वाई का हो जाएगा लॉग वाई। ई की ई बेस पे लेते हैं तो मैं जनरली ई नहीं लिखता है ना, डायरेक्ट लिखते हैं लॉग वाई के डी टी का क्या हो जाएगा टी। इंटीग्रल कांस्टेंट मैंने सी ऐड कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। एकदम इनिशियल स्टेज में जब भी किसी चीज़ की बात होती है, इनिशियल स्टेज में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऐसे लिखेंगे। फर्स्ट कंडीशन मतलब एट 1999, मतलब एकदम इनिशियल स्टेज की जब बात करेंगे तो टी बराबर 0 लेते हैं। तो हमारे पास जब उस टाइम पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 20,000 थी। ये बोला है क्वेश्चन ने, 1999 इतनी पॉपुलेशन थी। ठीक है, तो हमें अननोन वेरिएबल के चाहिए ना, सी को भी हटाना है, के को भी हटाना है, और हमें वाई फाइंड करना है। तो यहाँ से देखो लॉग 20,000 के टी के प्लेस पे आ जाएगा 0 सी। ठीक है, तो सी की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई, लॉग 20,000 एक तो मिल गया। अब सी की वैल्यू यहाँ रखो फ्रॉम फर्स्ट, तो लॉग वाई क्या हो जाएगा, अब के टी प्लस लॉग 20,000। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। के टी लॉग आपको पता है, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन। ये एम है, ये एन है, सो दिस कैन बी रिटन एज लॉग वाई अपॉन दिस। ठीक है, आपको एक्सपोनेंशियल ले लो। जब हम एक्सपोनेंशियल लेंगे तो यहाँ से लॉग हट जाता है, सिर्फ अंदर का मटेरियल बचेगा, और इधर ई की पावर में आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ है, बट ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड मिल जाएगा क्योंकि ई की पावर में समथिंग चला जाएगा ना, तो उससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम क्या करते हैं, यहीं तक ही रहने देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अगेन एट 204, देखो 204 1999 से 1904 के बीच में कितने साल का डिफरेंस है, कितने साल का डिफरेंस है, 5 साल का। तो टी हमारे पास क्या है 5, और वाई हमारा पॉपुलेशन उस टाइम पे कितना हो जाता है, क्वेश्चन में बोला 25,000 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, 25,000 हो जाता है। देखो 2004 में 25,000 हो जाता है, 1999 से 1904 के बीच में कितने साल का डिफरेंस है, 5। तो टी बराबर 5 रखना है और वाई बराबर 25,000 रखना है, क्योंकि नेक्स्ट जो टारगेट है हमारा वो के को हटाने का है, दूसरा कांस्टेंट। तो ये वैल्यू हम पुटअप करेंगे यहाँ पर, इस लॉग वाई के प्लस पे रखेंगे 25,000, नीचे है 20,000, इधर है के, और टी की जगह पर कितना है 5। ठीक है, यहाँ पर रख दिया। अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से देखो लॉग कितना 0 है, 3 से 3 0 कटा, 5 बचे 25, 25 को 20,
K5। ठीक है, यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। ओके, अब देखो ये 5 इधर मल्टीप्लाई में रखे क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये हमारे पास K है। K की वैल्यू क्या आ गई 1/5 log 5/4। ये पुट करेंगे अब कहाँ पर, यहाँ पर। देयरफॉर फ्रॉम सेकंड, यहाँ log y अपॉन 20,000 था, K की वैल्यू आई है 1/5 log 5/4, और यहाँ क्या था T था। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए, यहाँ तक नहीं है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि 2009 में कितनी होगी, तो 1999 से 2000 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 साल का। तो T बराबर 10 है, और हमें Y निकालना है, कितनी पॉपुलेशन होगी, है ना, यानी कि Y फाइंड करना है। तो फिर से नेक्स्ट एट 209, इट इम्प्लाइज T हमारे पास कितना है 10, तो T के प्लेस पर 10 रखो। Y हमें फाइंड करना है, T हमारे पास कितना है 10 है। बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 दूनी 10, इस 4 से मत काटना, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 2 log 5, ठीक है। और ये जो भी कांस्टेंट सामने होता है 5/4 है, वो क्या होता है, वो इस चीज़ की पावर में आ जाती है। ये चीज़ कहाँ आ जाती है, पावर में। यहाँ क्या है log y/20,000। अब इधर भी log है, इधर भी log है, log से log हट जाएगा, एक्सपोनेंशियल जब लेंगे तो 5/4 की पावर स्क्वायर। हमें y की वैल्यू चाहिए, 20,000 इधर डिवाइड में इधर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और NCERT से देख लेना, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 31250। तो 2009 में आपकी पॉपुलेशन 31,250 होगी, ठीक है। आराम से बन गया ये प्रॉब्लम भी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का और एक तरीका भी है, बट वो सही नहीं होगा अभी। नॉर्मल जो क्वेश्चन है वैसे प्रॉपर करते हैं। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखा है, एक्चुअली ये ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं हायर एजुकेशन में जो मेथड चलता है उस पर चला गया था, वो अभी सही नहीं होगा ना, क्योंकि उससे हमने पढ़ा ही नहीं है, तो बताना सही नहीं है। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमने y ले लो, y से y कैंसिल ओनली dx, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा x/y dy इक्वल टू 0, ठीक है। कोई दिक्कत। अब ये नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का x/y dy। सो इससे क्या हम लिख सकते हैं dx/x, और इधर लिख सकते हैं हम, इधर है dy/y। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, ये आ जाएगा log x, ये आ जाएगा log y, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटीग्रल कांस्टेंट भी ऐड करो, इधर मैंने इंटीग्रल कांस्टेंट c ऐड कर दिया। ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का c। आपको पता है log m माइनस n क्या होता है, log m/n c, ठीक है। तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, तो एक्सपोनेंशियल जब लेंगे तो यहाँ से e की पावर log x/y हो जाएगा, और ये e की पावर c हो जाएगा। c डैश बोल रहे हैं ना, तो डैश मान लो, ठीक है। तो आपको पता है e की पावर log x ओनली x होता है, और यहाँ x की जगह पर x/y है, तो यही आ जाएगा। और यहाँ e की पावर c डैश ऐड कर लो। e एक्चुअली कांस्टेंट होता है, e की वैल्यू पता है कितनी होती है, 2.73। तो ये कांस्टेंट की पावर c समथिंग कांस्टेंट है, तो इसको एक नया कांस्टेंट c बोल दे रहे हैं। तो x/y क्या हो जाएगा c,
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू वाई सी। ठीक है, तो x इक्वल टू वाई सी आपको कहीं पर ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा, ठीक है ना, वाई स्क्वायर है, लेकिन इस वजह से ना हमें क्या करना होगा, ए की पावर सी डैश को 1/c लेट करेंगे, कुछ भी लेट कर सकते हो, ठीक है। तो वाई वन जा वाई हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा एक्स सी। तो आंसर में जब जाओगे तो y इक्वल टू एक्स सी, आपका सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वन एक्स इक्वल टू की, इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x है, तो सोल्यूशन तो x के लिए ही करेगा, ये x c और d में से कोई ऑप्शन सही होगा, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन यहाँ p1 है, p1 dy जो नीचे होता है वो यहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर ये भी सी सही होगा, यहाँ dx है इसलिए ये वाला नहीं होगा। ख़त्म, कॉन्सेप्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाऊँ, कह रहे थे जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन क्या होगा वो हमें बताना है। बहुत ही ईजी है, देखिए सॉल्व करो। क्या है क्वेश्चन नंबर 18, e की पावर x dy y e की पावर x प्लस 2x dx इक्वल टू 0। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने फटाक से इसलिए बता दिया क्योंकि वो कॉन्सेप्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा तो आप झट से बता देंगे, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट इज़ द किंग, कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो आप हमेशा लड़ खड़ा होगे, ठीक है। सो देखो यहाँ डी वाई, यहाँ ई एक्स लिखा हुआ है, यहाँ डी एक्स है, यहाँ वाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रॉपर सोल्यूशन करके लिख लो, ए की पावर एक्स डी वाई प्लस का उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। सो देखो ये डी एक्स इधर मल्टीप्लाई में रखे क्या हो जाएगा गुणे में, और सॉरी बट्टे में, डिवाइड में, नेगेटिव के इधर के क्या हो जाएगा पॉजिटिव का, यहाँ ये डिस्टर्ब कर रहा है उसको डिवाइड कर दो, क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनता हुआ हमें दिख रहा है। ई एक्स से दोनों टर्म में क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये क्या है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, किस टाइप का, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू टाइप का, जहाँ पर p के प्लेस पे देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और q के प्लेस पे क्या है माइनस के 2x अपॉन e की पावर x, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि होता है e की पावर p dx, p क्या है 1 इंटू डी एक्स यानी डी एक्स, यानी कि ये क्या आ गया e की पावर x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा e की पावर x है। तो सोल्यूशन क्या होता है, फॉर्मूला y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, रखेंगे वैल्यू y इंटीग्रेटिंग फैक्टर ए की पावर x, q हमारे पास है ये, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है ये, कैंसिल, -2 बाहर, x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये तो आ गया, अब ये ऑप्शन में है या नहीं वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन में आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो नेगेटिव वाले को इधर पॉजिटिव में ले आऊँ। अब ये देखो ऑप्शन में दिख रहा है क्या वाई ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, जी बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी ट्रू, ठीक है। आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी। तो इस तरीके से हमने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है, बाकी सभी चैप्टर भी मैंने करा रखे हैं, लिंक्स ज़रूर चेक करना, और जो वीडियो आपको देखनी है अगर बाय द वे आपको नहीं मिल रहा है तो आप कैसे लिखोगे, सर्च करोगे क्लास 12th, ठीक है, एक्सरसाइज जो भी है, और आगे लिख दोगे चैनल का नाम बाय मैथमेटिक्स एनालिसिस। सो आपको मेरी वीडियोस टॉप पे मिल जाएंगी, और मैंने सारे चैप्टर करा रखे हैं।